प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ए में है राजा के प्रति वफादारी, बी में है शांति एवं अहिंसा, सी में है बड़ों का सम्मान, डी में है धार्मिक सहनशीलता और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप सभी को बताना है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। उसमें धम्म में जो सम्मिलित संदेश था उसमें शांति एवं अहिंसा भी है, बड़ों का सम्मान भी है और धार्मिक सहनशीलता भी है। तो इस प्रकार ऑप्शन ई जो है ये सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर है इसका। उसके बाद प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए में है मास्की का लघु स्तंभ, बी में है रुम्नीदेई स्तंभ और सी में है क्वीन स्तंभ, डी में है भाबरू स्तंभ और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उसके बाद प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए में है आर्थिक संबंध, बी में है शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, सी में है विदेश नीति, डी में है धन संचय और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उसमें कौटिल्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें आर्थिक संबंध भी है, शासनकाल के सिद्धांत और उसका अभ्यास है और विदेश नीति भी है। उसके बाद प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए में है 4, बी में है 5, 6 है, उसके बाद डी में है 7, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप सभी को बताना है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो ऑप्शन डी जो है वह सही है, 7 श्रेणी में विभाजित किया था। उसके बाद प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए में है आर्थिक जीवन, बी में है राजनीतिक नीतियों, सी में है धार्मिक जीवन, डी में है सामाजिक जीवन, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों की पहलू पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा है? ऑप्शन ए में है टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रेबो, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप सभी को बताना है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वह लेखक का नाम पता ही नहीं है किसने लिखा है, लेकिन यह किताब जो है 60 ईस्वी के लगभग में एक नाविक के द्वारा लिखा गया है। वह नाविक था अलेक्जेंड्रिया का। उसके बाद प्रश्न है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में है रामगुप्त, सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में है श्रीगुप्त, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में यात्रा की थी। उसके बाद प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी में है कुमारगुप्त, सी में है धर्मपाल, डी में है पुष्पगुप्त, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप सभी को बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आप सभी के सामने है
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुम्हारगुप्त। कुम्हारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। उसके बाद प्रश्न है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ऑप्शन ए में है बर्मा से, बी में है थाईलैंड से, सी में है कंबोडिया से, डी में है जावा सुमात्रा से और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा और सुमात्रा से था। उसके बाद प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। ऑप्शन ए में है मुसलमान, बी में है कुषाण, सी में है सिथियंस और डी में है मुगल, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण बख्तियार खिलजी था, जो कि एक तुर्क था, तो यानी वह मुसलमान था। उसके बाद प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ऑप्शन ए में है चंदेल, बी में है चाहमान, सी में है गुर्जर प्रतिहार, डी में है परमार, आई में उपर्युक्त में से कोई नहीं और या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदेल। खजुराहो मंदिर की स्थापत्य के निर्माण में चंदेल सहयोगी था। उसके बाद प्रश्न है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है देवपाल, बी में है नयनपाल, सी में है धर्मपाल, डी में है नरेंद्रपाल, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, तो धर्मपाल। ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ऑप्शन ए में है कदम, बी में है चेर, सी में है चोल, डी में है पांडे और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक का संगम साहित्य में उल्लेख हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। उसके बाद प्रश्न है कि संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था। ऑप्शन ए में है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी में है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, डी में है आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उसके बाद प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए में है अश्वघोष, बी में है कालिदास, सी में है विशाखदत्त, डी में है भास, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन बी जो है ये सही है। उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी राज रासों के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है कलहन, बी में है जयनायक, सी में है बिलहन, डी में है चंद्रवरदाई, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। पृथ्वी राज रासों का लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रवरदाई। ऑप्शन डी सही है। उसके बाद प्रश्न है स्वप्नवास वधता के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है कालिदास, बी में है भवभूति, सी में है भास, डी में है राजशेखर, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भास है स्वप्नवास वादता के लेखक। उसके बाद प्रश्न है कि कुम्हार संभव
महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन ए में है चंद्रवरदाई, बी में है बाणभट्ट, सी में है कालिदास, डी में है हरिसेन, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिदास ने कुमार संभवम लिखा है। उसके बाद प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन ए में है संगम साहित्य, बी में है जातक कहानियों, सी में है मिलिंद पन्हो, डी में उपर्युक्त में से सभी, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। यह उस स्रोत है मिलिंद पन्हो जो कि प्राचीन भारत का व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उसके बाद प्रश्न है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए में है आर्यभट्ट, बी में है विष्णुगुप्त, सी में है वाणिभट्ट, डी में है परिमलत गुप्त, डी में है परिमल गुप्त, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप सभी को बताना है कि हर्षचरित नामक लेखक कौन है। तो ऑप्शन सी जो ये सही है, बाणभट्ट है। उसके बाद प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए में है ग्राम पंचायत के लिए, बी में है राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, सी में है श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, डी में है तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए या फिर ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। चोल काल जो है वह ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है। उसके बाद प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए में है शिखर, बी में है गोपुरम, सी में है देवालय, डी में है मंडपम और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका बी नंबर जो ऑप्शन है वह सही है, गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते थे। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए में तारिक ए हिंद से, बी में तवाकत ए नासिरी से, सी में ताज उल मासिर से, डी में तारिक ए मुबारक शाही से, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तवाकत ए नासिरी से बख्तियार खिलजी का प्रथम हमले का विवरण बिहार से मिला। उसके बाद प्रश्न है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश, बी में है बलबन, सी में है अलाउद्दीन खिलजी, डी में है मोहम्मद तुगलक। आप सभी को बताना है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन सी जो है इसका ये सही है। उसके बाद प्रश्न है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। ऑप्शन ए में है बख्तियार खिलजी, बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, सी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी में है अलाउद्दीन खिलजी और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है। उसके बाद प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए में है एवाज, बी में है अली मर्दान, सी में नासरुद्दीन महमूद और डी में है मलिक जानी। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। मलिक जानी को प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने बिहार में। उसके बाद प्रश्न है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने
शासन के सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए में है ऐबक, बी में है बलबन, सी में है इल्तुतमिश, डी में अलाउद्दीन खिलजी, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वह बलबन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। उसके बाद प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए में है जफर खान, बी में है अल्प खान, सी में है नुसरत खान, डी में है उलूग खान। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसका मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? तो ऑप्शन ए जो है जफर खान, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद प्रश्न है कि आधुनिक भारत का इतिहास पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए में है डियाज, बी में है अल्मीडा, सी में वास्को डी गामा, डी में अल्बुकर। आप सभी को बताना है कि आधुनिक भारत का इतिहास पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेज में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए में है हॉकिंस, बी में है एडवर्ड टेरी, सी में है सर टॉमस रो, डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए में है गोवा, बी में है आरकोट, सी में है बंगाल में हुगली और डी में है सूरत। आप सभी को बताना है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में स्थापित की। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन ए में है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी में ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी में कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और डी में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन ए में है विलियम हॉकिंस, बी में है थॉमस वेस्ट, सी में है थॉमस रो और डी में है जोसिया चाइल्ड। तो ऑप्शन बी जो इसका सही है थॉमस वेस्ट। अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। उसके बाद प्रश्न है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए है बिहार, बी है बंगाल, सी है गुजरात, डी है मद्रास। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो वह बिहार से होता था। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए है पाली, बी है अरबी, सी है संस्कृत, डी है प्राकृत और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे प्राचीन काल में। तो ऑप्शन डी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? ऑप्शन ए में है कनिष्क,
बी में है महात्मा बुद्ध, सी में है कनिंघम, डी में ईसा मसीह और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईसा मसीह के जन्म तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। उसके बाद प्रश्न है कृषि का आरंभ कितने वर्ष से माना जाता है? ऑप्शन ए में है 8000 वर्ष पूर्व, बी में 4700 वर्ष पूर्व, सी में 2500 वर्ष पूर्व और डी में 2000 वर्ष पूर्व और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ माना जाता है। उसके बाद प्रश्न है ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए में संस्कृत, बी में हिंदी, सी में पाली, डी में तमिल और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऋग्वेद की जो भाषा है वह संस्कृत है। ऑप्शन ए जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में है ब्यास, बी में सतलुज, सी में रावी और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु की सहायक नदी ब्यास भी है, सतलज भी है और रावी भी है। थे यानी अतीत में जो बनी वस्तु है उसके अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? ऑप्शन ए में पुरातत्वविद, बी में है लेखक, सी में किसान, डी में ईसाई, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उसे पुरातत्वविद कहा जाता था, अतीत में जो वस्तु बनी है उसके अध्ययन करने वाले को। उसके बाद प्रश्न है कि भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था? कहाँ रहने वाले समूह के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए में है उत्तर पूर्व, बी में है पश्चिम, सी में दक्षिण पूर्व, डी में इनमें से कोई नहीं, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी को बताना है कि भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था? तो उत्तर हो जाएगा इसका पश्चिम। ऑप्शन बी जो है वह सही है। अब हम लोग राजनीतिक विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन ए में है साधारण, बी में है 3/4, सी में है 2/4, डी में 2/3 और आधे राज्यों का समर्थन, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत की जरूरत है एक नया राज्य बनाने के लिए। उसके बाद प्रश्न है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ऑप्शन एक में है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में कानून के समक्ष समता, सी में अल्पसंख्यकों के अधिकार और 4 में है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। अब ऑप्शन है आप सभी के पास, ऑप्शन ए में है 1 और 3, बी में है 1 और 4, सी में है 2 और 4, डी में है 2 और 3, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिक को नहीं है। कौन सा? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके बाद अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये 2। उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए में है 1 अप्रैल 2010 को, बी में है 1 अगस्त 2010 को, सी में है 1 अक्टूबर 2010 को और डी में है 1 दिसंबर 2010 को। ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी को बताना है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल
2010 को जोड़ा गया। ऑप्शन ए जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ऑप्शन ए में है सूचना का अधिकार, बी में है काम का अधिकार, सी में है शिक्षा का अधिकार, डी में है मकान का अधिकार, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ऑप्शन ई जो है वह सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक है जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है भारतीय संविधान में, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। एक में समान कार्य के लिए समान वेतन, बी में समान नागरिक संहिता, 3 में छोटे परिवार का मानदंड और 4 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के तहत। ऑप्शन ए में है 1, 2, 3, ऑप्शन बी में है 1 और 2, सी में है 2 और 3 और डी में 1, 2, 4 और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी जो है 1 और 2 वह सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। उसके बाद प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए, सी में है संविधान का अनुच्छेद 21, डी में संविधान का अनुच्छेद 25 और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए, जिसके तहत हम लोग निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना नागरिक का मौलिक अधिकार है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन ए में है 32वें संशोधन अधिनियम, बी में 42वें संविधान संशोधन और सी में 15वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत और डी में 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी में है मंत्रियों के द्वारा, सी में है प्रधानमंत्री के द्वारा, डी में मंत्रिमंडल के द्वारा और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। और यह जो प्रयोग होता है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 के 1 में उल्लेख मिलता है, ये भी याद रखिए। उसके बाद प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी में है लोकसभा अध्यक्ष, सी में है भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी का इनमें से कोई नहीं, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठता है, तो वह भारत का मुख्य न्यायाधीश बैठता है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है।
ऑप्शन ए में है जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है। बी में है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। सी है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। डी है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। और ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह राष्ट्रपति जब तक अपना सहमति नहीं देगा तब तक वह अधिनियम नहीं बनता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए में है गृह मंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री, डी में है उपराष्ट्रपति और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय सांसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। भारतीय सांसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसको अधिकार है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है अटॉर्नी जनरल, सी में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी में है चुनाव आयुक्त, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। उसके बाद प्रश्न है कि एक गैर सदस्य के रूप में सांसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति, बी में महान्यायवादी, सी में है मुख्य न्यायाधीश, डी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी। सेम क्वेश्चन ही है दोनों, ऊपर और नीचे वाला, और पूछे किसके तहत, तो अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है, ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है या कितने माह तक अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए में है 6 माह, बी में है 3 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित, सी में है 2 माह के लिए, डी में है 1 वर्ष के लिए, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो साठ दिन या 2 माह तक अगर कोई एमपी अपने सदन से लगातार अनुपस्थित रहता है तो उनके एमपी के सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए में है 2 वर्ष में 1 बार समाप्त हो जाता है, बी में प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, सी में प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, डी में समाप्त होने का विषय नहीं है और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह एक अस्थायी कार्यकाल है, वह कभी भंग नहीं होता।
लेकिन इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है, जो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य की सदस्यता समाप्त होती है। उसके बाद प्रश्न है, किसी सभा यानी किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए में है राज्यसभा, बी में है विधानसभा, सी में है लोकसभा, डी में है विधान परिषद, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, वह उसका सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री, डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, तो वह बी ऑप्शन जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए में है धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बी में है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, सी में लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, डी में राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा में लौटा सकती है, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन बी जो है वह सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती है, ऐसा नहीं है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, बी में है लोकसभा के स्पीकर को, सी में है संसदीय मामलों के मंत्री को, डी में है भारत के राष्ट्रपति को, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है, तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में, बी में है केवल राज्यसभा में, सी में है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और डी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है लेखानुदान बना है। ऑप्शन ए में है केग की रिपोर्ट पर मतदान करने के लिए, बी में है अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, सी में है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, और डी में है बजट के लिए, और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन सी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए में है सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, और डी में है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों में सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन सी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी
राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए में है मुख्यमंत्री, बी में है मुख्यमंत्री का सचिव, और सी में है राज्यपाल, डी में है मुख्य सचिव, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है। ऑप्शन सी जो है वह सही है। और अनुच्छेद 154 के तहत, अनुच्छेद 154 के तहत ये भी याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, और डी में राज्य के राज्यपाल को, और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है, राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। ऑप्शन ए में है न्यायमूर्ति भगवती का, बी में श्री राजीव गांधी का, और सी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, डी में है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? तो वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ऑप्शन सी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ऑप्शन ए में है 97 संशोधन 1987 से, बी में है 60वें संशोधन 1988 से, सी में 61वें संशोधन 1989 से, और डी में है 65वें संशोधन 1990 से। ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 61वें संशोधन 1989 से। उसके बाद प्रश्न है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 352 के तहत, बी में अनुच्छेद 370 के तहत, सी में अनुच्छेद 371 के तहत, डी में अनुच्छेद 395 के तहत, और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद प्रश्न है आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये तो पहले ही प्रश्न हो गया था, वैसे हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, 61वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? सरकारी भाषाओं की संख्या ऑप्शन ए में 16, बी में 17, सी में 22, डी में 14, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है, 22 भाषा है। उसके बाद प्रश्न है कि सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए में है बलवंत राय मेहता समिति, बी में है अशोक मेहता समिति, सी में है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, डी में है ग्राम नगर संबंध समिति, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद प्रश्न है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए में सी राजगोपालाचारी, बी में बलवंत राय मेहता, सी में जेबी कृपलानी, डी में अशोक मेहता, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की गई थी? बलवंत राय मेहता के द्वारा। प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? ऑप्शन ए में है पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, बी में है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, सी में पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार, डी में पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार, और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। उसके बाद प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी? ऑप्शन ए में सड़क का रास्ता, बी में समुद्र का रास्ता, और सी में है जहाज, डी में है रेल, और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वास्को डी गामा समुद्र मार्ग से भारत आया था। प्रश्न है, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? ऑप्शन ए में बौद्ध धर्म, बी में इस्लाम धर्म, सी में बौद्ध व इस्लाम दोनों धर्म के, डी में इनमें से कोई नहीं, और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तिब्बत के जो लोग हैं वह बौद्ध और इस्लाम दोनों धर्म के अनुयायी है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है, तीन बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, यह बात क्या दर्शाती है? एकता को, विविधता में एकता को, और इनमें कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, यह विविधता को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की? ऑप्शन ए में है सती प्रथा ने, बी में है अंग्रेजी भाषा ने, सी में है आश्रम व्यवस्था ने, डी में है जाति प्रथा ने, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी जाति प्रथा ने पैदा की। तो ऑप्शन डी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि विविधता की ओर क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है समानता, बी में है एकता, एक समान, इनमें से कोई नहीं, ई में है उपर्युक्त में कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो विविधता की ओर ऑप्शन ए जो है वह सही है, असमानता। उसके बाद प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 20 अप्रैल 1807 को, बी में 17 फरवरी 1900 को, सी में 13 अप्रैल 1919 को, डी में इनमें से कोई नहीं, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुंचा? ऑप्शन ए में है ले, बी में है लद्दाख, सी में है तिब्बत, डी में है उपर्युक्त सभी, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। ऑप्शन सी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत की ताकत का स्रोत किसे माना गया है? ऑप्शन ए में है विविधता या अनेकता को, धर्म को, भाषा को, राज्य को, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भारत की ताकत का स्रोत जो है वह विविधता या अनेकता को माना गया है। प्रश्न है कि ओणम एक विशेष आकर्षण क्या है? तो ऑप्शन ए में है मछली पकड़ना, बी में है नाव प्रतियोगिता, सी में चीना मिट्टी में खाना पकाना, डी में है इनमें से कोई नहीं, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। ओणम जो है वह एक नाव प्रतियोगिता का विशेष आकर्षण होता है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है।
आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन फिर इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के प्रश्नों के साथ।